हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लाइव मॉक 3 कराया गया था। उसका डिटेल एनालिसिस एंड मैथ सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। क्वेश्चंस वही डाले जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। ठीक है, बाकी जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2026 को टारगेट कर रहे हैं सीजीएल में, तो 3 अक्टूबर से उनके लिए टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो गया है। काफी लोगों की क्वेरी आती है, सर अभी हम सीबीटी 2 देने वाले हैं एनटीपीसी का, उसके बाद सीजीएल मेंस की तैयारी करेंगे, तब तक सीजीएल की प्री के आंसर की बैच आएगी, तो उसके लिए हम एक अलग से न्यू टारगेट ग्रुप भी स्टार्ट करेंगे कोर्स के साथ ही आफ्टर 15th, राइट। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप उस अगर अभी ज्वाइन करते हैं कोर्स तब भी आप उस न्यू टारगेट ग्रुप में जुड़ पाएंगे, अगर आप बाद में करेंगे तब भी। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी मैंने, आप आई होप देख ली होगी। पिछले साल के पेपर से एक अलग प्लेलिस्ट में है जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। ये एक अलग प्लेलिस्ट में मैंने डाले हुए हैं। उसके अलावा आरबी एप्लीकेशन में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जिसमें एनटीपीसी सीबीटी 2 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ये आप सभी लोग ले सकते हैं। क्यों? एक तो इसके अंदर टोटल अभी जैसे लाइव मॉक तो 3 हुए हैं, लेकिन इसके अंदर आज शाम तक 8 मॉक डल जाएंगे और परसों तक मोस्ट प्रोबेबली 10 के 10 मॉक अवेलेबल हो जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। अगर आप अभी तो ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी आपको मॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये मदद करेगी वहां पे, क्योंकि 10 मॉक्स आपको आप अपनी मर्जी से कभी भी दे पाएंगे। जो ऑलरेडी प्रीवियस लाइव हो चुके हैं वो भी आप दे पाएंगे। इसके अलावा इसमें लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस भी मॉक फॉर्म में हमने डाले हुए हैं रेलवे एग्जाम्स के, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो लाइव टेस्ट है वो इधर है, लेकिन देखो यहाँ पे हमने मैथ्स के लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन, रीजनिंग के लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एक फोल्डर हमने और बना दिया है जिसके अंदर ये जो फुल लेंथ टेस्ट है इसे आप सेक्शनल के फॉर्म में देना चाहें तो सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में भी टेस्ट सीरीज यूजर्स दे सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी जो ये वाला मॉक था इसे लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने दिया। इसमें जो एवरेज स्कोर जा रहा था वो 62 के अराउंड जा रहा था, 61 62। सो देखते हैं। देखो एवरेज स्कोर जब मैंने कुछ एंट्रीज हटाई जिन्होंने अटेम्प्ट क्लिक किया बस अटेम्प्ट नहीं किया, तो लगभग हमारा जो आ गया वो 63.24 के आसपास आ गया। मीडियन स्कोर आया 65.74, मतलब 66। कितने लोगों ने किससे ज्यादा स्कोर किया? जो 110 से ऊपर वाले उन्हें स्किप करिए, उन पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन बाकी लोगों को आप देख सकते हैं स्कोर कितना कितना जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 75 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स हमारे पास 2080 हैं आउट ऑफ 10,000, मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो 75 से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि यूआर से तो इससे ज्यादा करना ही। अभी सेफ स्कोर तो डिस्कस करेंगे। 670 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3574 हैं, 65 से स्कोर करने वाले 5182। इस तरीके से डेटा दिख जाएगा आपको सारा का सारा। और यहाँ पे परसेंटाइल भी आप देख सकते हैं कितने मार्क्स पे क्या क्या परसेंटाइल आपकी बनेगी। सेक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जीके की बात कर लेते हैं। एवरेज स्कोर 18 है, मीडियन स्कोर भी 18 है, ओवरऑल मॉडरेट पेपर रहा है ये। ठीक है, इसके अंदर लोगों का स्कोर आप देख सकते हैं कितना कितना जा रहा है। जो मेरे हिसाब से इस मॉक में जीके का अच्छा स्कोर माना जाएगा, डेट विल बी अराउंड 25 प्लस। इससे ज्यादा आपका आया तो डेट्स अ गुड स्कोर। ओवरऑल यहाँ पे 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 40 एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथ्स की, तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है 22 है, मीडियन स्कोर 23.35 है। तो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने वाले भी हमारे पास 14 एस्पिरेंट हैं। 32 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 200 से ज्यादा लोग हैं। तो मतलब मैथ्स में अगर आप ज्यादा का पीछे जा रहे हैं, आप 20-22 नंबर इतने ही ले पा रहे हैं, तो आपसे आगे स्कोर करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। देखो जीके अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि आपने कितना भी पढ़ा, लेकिन हो सकता है आपको स्कोर में वो दिखे ना एकदम, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में यू कैन स्कोर फुल, राइट। तो उसमें अगर कुछ चीजें छूट गई हैं आपकी तो कंप्लीट कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अच्छा, यहाँ पे आप सभी लोगों का स्कोर देख सकते हैं। जो अच्छा स्कोर मैथ्स के अंदर माना जाएगा इस पर्टिकुलर मॉक के अंदर, डेट विल बी समवेयर अराउंड 28 प्लस। इतना आपको लाना ही था, और ये वाला मैथ्स का लेवल मॉडरेट ही कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं था ये। ठीक है, मॉडरेट मॉडरेट प्लस मैक्सिमम। ऐसी रीजनिंग की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर 23.3 है, मीडियन स्कोर 25 है, लेवल मॉडरेट कहेंगे। और जो इसमें अच्छा स्कोर आपका रीजनिंग का माना जाएगा ये भी समवेयर अराउंड 29-30 इतना आप लेके आए तो डेट विल बी अ गुड स्कोर। टोटल 33 या 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास 779 कैंडिडेट्स रहे हैं। सेफ स्कोर अनरिजर्व कैटेगरी से 78, ओबीसी से 74, ईडब्ल्यूएस से 73, एससी से 68 और एसटी कैटेगरी से 65। बाकी इसमें प्लस माइनस 5 तो डेफिनेटली हो गई, डिपेंडिंग अपॉन योर जोन एंड कौन सी पोस्ट कोड के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। 3 मॉक हुए, तीनों मॉक का लाइव एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने लोगों ने दिया, क्या सेक्शन वाइज एवरेज स्कोर रहा, सेफ स्कोर क्या क्या रहा। इसमें थोड़ी सी गलती है,
3 में ये थोड़ा ठीक कर लेना। इसका मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, सेफ स्कोर ये हुआ है, थोड़ा सा फैचिंग एरर है और कुछ नहीं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सोल्व करना है। ये तो सबसे पहला सवाल ही बहुत ज्यादा आसान है। अगर एक कमोडिटी का प्राइस 30% बढ़ा दें तो कंजम्पशन कितनी घटानी चाहिए जिससे कि हमारे पास एक्सपेंस सेम आ जाए। आप कहेंगे सर मेरे पास एक्सपेंस होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, है ना, तो प्राइस बढ़ गया 30%, मतलब 10 का हो गया 13। तो अगर एक्सपेंस को सेम रखना है तो कंजम्पशन रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 13:10। तो मतलब पहले 13 कंज्यूम कर रहे थे तो अब 10 करना पड़ेगा। तो कितने का डिफरेंस आया? 3 का। 13 में 3 कम हो गया तो 3/13 गुना में 100%। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, फिर 43 टाइम्स, 23 अप्रॉक्स परसेंटेज आएगा जितनी आपको कंजम्पशन गिरानी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि ये मैंने करके आपको पूरा लिख दिया, वरना आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखते ही कर लेते हैं कि भाई 30% इंक्रीज हुआ है 3 का, 3/13 और आपका आंसर आ गया। सिर्फ इतना ही सोचना होता। विदाउट पेन करने वाले सवालों में से एक सवाल था। अगला सवाल ये अच्छा सवाल था। इस तरह का क्वेश्चन आपका भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है, उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ, उसमें भी आया है ये फॉर्मूले पे बेस्ड। मैंने आपको अलग से भी एक वीडियो में कराया है और जो स्टैटिस्टिक्स की डिटेल्ड वीडियो थी उसमें भी कराया है। कहता है कि 10 लोगों को 10 आइटम्स का ग्रुप है, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? सारी वैल्यूज का सम, ये इतना दे रखा है, सारी वैल्यूज के स्क्वायर का सम इतना दे रखा है। तो हमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। इसके लिए एक मैंने स्पेशल फॉर्मूला आपको ड्राइव भी करके दिखाया था और फॉर्मूला बताया भी था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या होता है। ये होता है समेशन ऑफ सारी जो भी क्वांटिटीज है उनके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास जितनी है, माइनस में इनके एवरेज का स्क्वायर, जो भी मेरे पास सारी क्वांटिटी है उनका एवरेज और उसका स्क्वायर या फिर मीन का स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें समेशन क्या दे रखा है? सारी आइटम्स का सम दे रखा है ना। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स दे रखा है, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज। तो हमें फॉर्मूला पुट कर देना और आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये वाली वैल्यू है 6750 डिवाइडेड बाय 10, माइनस में मेरे पास 235 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। अब देखो आपके ऊपर, आप इसे किस तरीके से करना चाहते हो। रूट में वैल्यूज दे रखी, 4 ऑप्शन भी दे रखे, ऑप्शन भी बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया यार हमारा, है ना। देखो 0 से 0 काट देंगे, 10 से काट दूंगा तो ये 23.5 आ जाएगा, है ना। तो ये 675 माइनस में 23.5 का स्क्वायर क्या होता है? अब देखो ऑप्शन 11 है, 28 है, 35, 20, वैसे बहुत दूरी पे ऑप्शन हो गए, रूट में जो वैल्यू आएगी। आप कहेंगे सर 23.5 को अगर मैं 23 भी मान लूं तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है? 529। अगर मैं लीस्ट वाला रख लूं तो मेरा जो क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी अब मैं निकालूंगा उससे छोटा ही आएगा एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि 23.5 की जगह मैंने सिर्फ 23 ले लिया। इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 146 आ गई। और 146 किसके स्क्वायर के आसपास होता है? 12। तो मैं कहूंगा जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ही सेट बैठ सकता है। ठीक है, तो लॉजिकली आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ये एक मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई आपको, वरना तो बेसिक से करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसे सिंप्लीफाई भी करोगे, जैसे मेरे पास ये 235 था डिवाइडेड बाय 10, 5 से काट दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 47/2। 47 का स्क्वायर क्या होता है? 2209 होता है, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, फिर ये वाली वैल्यू सोल्व करके आप निकालोगे तो आपको 11.08 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ओरली यहाँ पे आते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए था कि भाई 11.08 ही हो सकता है। ठीक है, और जो चीजें सोचने वाली होती हैं जिसमें हमें पेन नहीं चलाना पड़ता, वो ओरली मन में बहुत जल्दी तेजी से हो जाती है और आपको फिर आंसर मिल जाता है। अगला सवाल हमें दे रखा है साइन थीटा 3/5 दे रखा है। थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा और बाय प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा? अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे? अगर आप ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोट थीटा है मेरे पास, तो साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन का मान पूछा है। आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 में साइन थीटा कोस थीटा। इसका मान बताना है। ये आपको वैसे भी रिलेशनशिप पता होती है, वरना वैसे कर लो, वरना बेसिक से ही निकाल लो कि ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 4। तो ये वाली वैल्यू टेन थीटा क्या हो जाएगी मेरे पास?
ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3/4 और कोट थीटा क्या हो जाएगा 4/3, इसका रिवर्स। सोल्व करोगे डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया 12, 9 + 16 25/12। क्लियर है? बाकी ये रिलेशनशिप याद रख लेना, बहुत क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होती है इसलिए मैंने लिख दी। अगला सवाल इलेक्शन से रिलेटेड है। 75% लोगों ने सही कर दिया, बहुत बढ़िया। एक इलेक्शन कराया जाता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, 15% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं किया, 10% के वोट इनवैलिड हो गए, जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 65% मिले वैलिड वोट्स के और 129,438 वोट से जीत गया। तो हमें बताना रजिस्टर्ड वोटर्स कितने। तो मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स है V। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, 15% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कितने ने दिया होगा, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसके 85% ने। 85% क्या होता है, 17/20 लिख सकता हूं। ये इतने लोगों ने वोट डाला, इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितनी होगी, इसकी भी 9/10 हो गई। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 65% मिला, किसका, वैलिड वोट का। अच्छा, विनर को इतना मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा, आप कहेंगे सर 100 में से 65 घटाओगे तो उसे मिला होगा 35%। तो विनर कितने से जीता होगा, विनर वैलिड वोट्स के 30% से जीता होगा। ये मेरे पास वैलिड वोट्स हैं और हमसे कहता है विनर जीता है इतने वोट से, तो आप कहेंगे सर इसका 30% मतलब 3/10, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये 129,438 के बराबर हो गई। हमसे पूछा है रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, तो इसका मान हमसे पूछा है। कंफ्यूज मत करिएगा, रजिस्टर्ड वोटर्स का मतलब वो सारे लोग जो वोट डाल सकते थे, अब उन्होंने डाला नहीं डाला, वैलिड हुई इनवैलिड हुई, वो बात की चीजें। तो हमें बस इसका मान निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास देखो ये 3 जीरो है, ये कहीं कट तो रही नहीं, तो इधर चली जाएंगी फाइनल आंसर में। 3 जीरो सारे ऑप्शन में दे रखा है। अब यूनिट डिजिट देख लो, 2 3 4 2, यूनिट डिजिट से ट्राई करके देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। आप देखेंगे ये 2 इधर तो काट नहीं पा रहा, तो ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये सारा का सारा पार्ट यहां से हटा दिया जाए तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2000, है ना। तो 0 0 0 अलग लिख दी, 8 2 16, यूनिट डिजिट 6। इधर देखो यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 9 7 63, 3 × 3 9, तो यूनिट डिजिट आई 9। 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि भाई यूनिट डिजिट मेरे को 6 मिल जाए, आप कहेंगे सर 4 से करना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, जब मैं इसे इस वाले पार्ट से काटूंगा तो 4 ही आ सकता है। तो यहाँ पे 4 कितने ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल दे रखा है P - Q Q - R R - P, P - Q Q - R R - P, ठीक है। इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब डिवाइडेड बाय दिस। वैसे तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, जीरो इक्वेशन, कोई भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है, 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो आप। P Q R में अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो भाई, R को 0 बना दो, Q को 1 बना लो, P को 2 बना लो, आप ये भी कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट उसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बन रहा है आपको पता ही है, a³ + b³ + c³ = 3abc कब हो जाता है, जब a + b + c 0 हो जाए, तो उससे आपको डायरेक्टली मिलेगा। वरना आपके पास ये अप्रोच भी अवेलेबल है कि आप जैसे यहाँ पे 2 और 1 रख दिया तो P - Q 1 का क्यूब 1, यहाँ पे मैंने Q - R 1 - 0 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, R - P, तो दिस माइनस दिस -2 का क्यूब करेंगे तो -8 बन गया, डिवाइडेड बाय 9 इंटू में, फिर मेरे पास यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू में -2। आप देखेंगे -6 से -2 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी 3/9 1/3। ये अप्रोच मैंने आपको वैल्यू पुटिंग वाली बता दी क्योंकि बहुत लोगों को नहीं कर पाते इस तरीके से, वरना तो बेसिक से भी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे मान लू a, इसे मान लू b और इसे मान लू c, तो a³ + b³ + c³ क्या होता है, ये अगर a + b + c मेरे पास 0 आ जाए, इन तीनों का सम करूंगा तो क्या ये मेरे पास a + b + c 0 बन रहा है, P - Q + Q - R + R - P, ठीक है। तीनों एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में कट के आ गया 0, तो ये हो जाता है मेरे पास 3abc। और अगर ये 3abc बन गया तो ऊपर क्या आया 3abc, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये क्या है 9abc, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा 1/3 बचेगा। क्लियर है? तो ये ओरली करने का मतलब, ये क्वेश्चन विदाउट पेन करते तो हम इस तरीके से करते, पेन चलाना था तो वैल्यू पुटिंग कर लेते। अगला सवाल हमारे पास, मेरे पास ना 2 व्हील्स दे रखे हैं और कहते हैं कि एक बेल्ट से कनेक्टेड है। आगे कहता है जो लार्जर व्हील है ना
उसका रेडियस हमें 42 दे रखा है और स्मॉलर व्हील का रेडियस हमें दे रखा है 28। तो अगर लार्जर व्हील 20 रेवोल्यूशन मारेगा, मतलब ये 20 बार घूमेगा, तो आप बताओ छोटा व्हील कितनी बार घूमेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो जितनी बार ये घूमेगा, एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सरकमफ्रेंस के बराबर। तो ये वाला कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास 20 इंटू में 2 पाई आर, एक बार घूमने में 2 पाई इंटू में 42 डिस्टेंस कवर किया, है ना। अब छोटे वाला व्हील कितने सेम डिस्टेंस ही कवर होगा बड़े व्हील और छोटे व्हील पे, तभी तो बेल्ट से कनेक्टेड है, तभी तो साथ में घूमेंगे वो। तो इसका एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2 पाई इंटू में 28, और कितने बार ये घूमेगा हमें बताना, कितने रिवॉल्यूशंस लेगा वो मान लिया हमने। आप देखेंगे यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये चीज मैं आपको अभी ओरली समझाऊंगा कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 14 से काट दूंगा 3 और ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 से 20 को काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10 इंटू 3, एन का मान आ गया 30। ये हो गया बेसिक वर्जन इस क्वेश्चन का। अच्छा, क्या ये सब करने की जरूरत थी मेरे को, ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की नहीं जरूरत थी, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब व्हील रोटेट करेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका सरकमफ्रेंस, जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ये लेंथ कवर की जाएगी, है ना। आप कहेंगे सर ये जो इसका सरकमफ्रेंस है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका सरकमफ्रेंस भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई आप कह सकते हैं सर नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेरा किसके ऊपर हो गया, पेरीमीटर इंटू में नंबर ऑफ राउंड्स, इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस दोनों कांस्टेंट कवर कर रहे हैं, ये P1 N1 हो गया, मान लो इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस हो गया P2 और इसके नंबर ऑफ राउंड्स हो गए N2। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो ये भी कवर कर रहा है, तो जो मेरे पास नंबर ऑफ राउंड्स है, क्या अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पेरीमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स। ये तो पढ़ते हैं जैसे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हम कहते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके पेरीमीटर हो जाएंगे। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो रेडियस पे डिपेंडेंट है जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि अगर रेडियस का रेशियो मेरे पास 42:28 है, अगर मैं इसे सोल्व कर लूंगा तो ये आ गया 3:2, ये हो गया मेरे पास इनके रेडियस का रेशियो। तो मेरे पास इनके नंबर ऑफ राउंड्स का रेशियो क्या होगा, इनवर्स कर दो, ये हो जाएगा 2:3। इसने कितने राउंड मारे, इसने मारे 20, तो 2:20 के बराबर, तो 3 किसके बराबर, 30 के बराबर। क्या खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या हम ऐसे भी सोच सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखो अप्रोचेस हैं, समझने में टाइम लगता है, लेकिन ये सारी एडवांस्ड अप्रोचेस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्टली देखा और कर दिया, बेसिक से भी कोई ज्यादा मेहनत तो लगी नहीं, बट स्टिल ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस और बने या और मुश्किल बनाए जाए जिसमें 2D 3D फिगर भी हो, तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच पाएंगे तो कम टाइम में कर पाएंगे। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आई होगी। देखो कैसे करते हैं, मैं आपको अप्रोच समझाते हुए चलता हूं। जहां भी आपको ऑफ मिल जाए ना, इसमें देख लिया करो, क्योंकि ब्रैकेट कहीं नहीं है तो ऑफ वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। जब डिवीजन हो तो हम पैरेलली काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या है डिवीजन, तो 9 और 2 11 बाय 9 है, 3 है। अब ये डिवीजन है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर पैरेलली काटेंगे, तो 11 इंटू में 2 है, 15 इंटू में 3 है, फिर मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास 1/10 और प्लस में मेरे पास 5/2 है। अब देखो ये चीज आपको दिख जाएगी, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, ये वाले स्टेप को ये आपको ऑटोमेटिकली पढ़ते पढ़ते दिखना चाहिए। जब हमें डिवीजन दे रखा हो तो उसे अलग कर लो और पैरेलली काट दो, क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, मल्टीप्लिकेशन से, ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है डिवीजन से। तो यहाँ पे 11 से 11 एलिमिनेट हो गया, ये 3 से 3 एलिमिनेट हो गया। अब जो रिजल्ट बचा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15 आ गया और ये 2 आ गया, और इनटू में 1/10 प्लस 5/2 है। आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू कट जाएगी 3 2। अब नीचे 4 बन रहा है तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना लो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4, और 10 प्लस 3 13, 13/4 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पर्सन ने एक आर्टिकल को 80% एमआरपी पे बेचा तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हमें बताना कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी क्या होगा। देखो कॉस्ट प्राइस एमआरपी को जोड़ने वाली कड़ी है सेलिंग प्राइस, है ना।
कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट कमाओगे, एमआरपी पे आप क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। एमआरपी के 80% पे बेचा तो मैं कहूंगा एमआरपी का 80% किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस 20 120% इसके बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बताना है तो सीपी रेशियो एमआरपी इधर आ जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पे 80% है 120% है, 40% से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 2/3 के आगे आंसर। ठीक है, बाकी इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, ये होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी होता है मेरे पास 100 प्लस प्रॉफिट। तो आप देखेंगे डिस्काउंट कितना दे दिया हमने, मार्कअप के 80% पे बेचा तो 20 का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 20 डेट इज 80, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का था 20, तो 120, और ये आ गया 2:3। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड मैंने दिखा दिए। अगला सवाल हमारे पास सिंपल है, 88% लोगों ने कर दिया। 2 पाइप है ए और बी जो एक टैंक को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक ड्रेन पाइप है सी जो 24 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तीनों को खोल दिया तो टैंक को कितना भरने में टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर ए 8 घंटे में, बी 12 आवर्स में, और सी खाली करने वाला है तो 24 आवर्स में करेगा। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी -1 क्योंकि खाली करने वाला है। कंबाइंड एफिशिएंसी 5 - 1 4 हो गई। कितने घंटे में टैंक फिल होगा, 4 में किससे गुना करें कि 24 आ जाए, आप कहेंगे सर 6 से, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, अब देखो यार ये मीन मीडियन मोड का जैसी सवाल आ जाता है, मोड निकालना आ गया इस तरह के सवाल का, इसमें 36% लोग सोल्व कर पा रहे हैं। कुछ टाइम नहीं लगता, मैंने आपको डायरेक्ट तरीके बता रखे, फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, तो अभी फॉर्मूला लिखे बिना मैं इसका आंसर निकालूंगा कि डायरेक्टली हमें कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में क्या था, इस टेबल के अंदर ना 50 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, तो हमें बताना है मोड मार्क्स क्या होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडल क्लास, बहुलक की क्लास कौन सी होगी, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी वो हमारी मॉडल क्लास कहलाती है, तो ये हो गया मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास मिल गई तो मेरा आंसर 30 से 40 के बीच में आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हमें मोड का मान निकालना है तो पहले तो भाई मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को लिख दो एज इट इज प्लस, फिर क्या लिखना होता है हमें, भाई मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो। क्या कर दो, इसमें से इसे घटा दो, तो 15 में से 12 को घटाया तो 3 आ गया, डिवाइडेड बाय, फिर ये 3 आया था। अब ऐसे ही यहाँ पे इसमें से ये भी घटा दो तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 9। इन दोनों का जोड़ कर दो, पहले वाले को घटाया फिर आगे वाले को घटाया, इन दोनों का जोड़ कर दिया, 3 × 9 कितना हो गया 12 हो गया, गुना में क्या कर दो इन दोनों का डिफरेंस, ये हो गया 10, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे आया 4, ये आया 2.5, 32.5 क्या हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, क्या टाइम लगा यार, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको बेसिक ये चीजें समझ आ रही कैसे करना है। अगला सवाल हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है जिसका टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है, हाइट दे रखी है 24, वॉल्यूम 1/16 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन जिसकी हाइट है 66, तो हमें बताना है रेडियस ऑफ कॉन इन सेंटीमीटर अप्रोक्स। अब देखो जैसे ये वाला सवाल है, इसमें 2 तरह की फिगर आ गई, कुछ सोल्व करना पड़ेगा, तो लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी इसे 30% लोगों ने करेक्ट करा। अब मैं जब सोल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा कि क्यों कम लोग कर पाए, इसे कहां फंसे वो। देखो मेरे पास सबसे पहली चीज रखी है कि एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr h + r, यही होता है, और ये वाली वैल्यू दे रखी है 1064 पाई। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1/16 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन हैविंग हाइट इतना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, और ये क्या है 1/16 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, तो पाई कौन की रेडियस मान लिया मैंने 1 r1 और हाइट मान ली मैंने h1। तो हमें क्या बताना है, हमें रेडियस बताना है, इसकी हाइट दे रखी है, ये है 66, इसका मान हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर इधर देखें तो हमें कौन इसकी हाइट दे रखी है क्या 24। आप देखेंगे सबसे पहले तो सिलेंडर की बात करेंगे तो हमें इसका यहां से रेडियस मिलेगा, जो सिलेंडर का रेडियस मिल गया, हाइट ऑलरेडी गिवन है, यहां पे पुट करेंगे, यहां पे इसकी सब कुछ दे रखा है तो यहां से इसका रेडियस निकालेंगे। तो 2 चीजों में 2 पार्ट में हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, तो एक तरह से डबल क्वेश्चन बन गया है। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पाई से देखो पाई एलिमिनेट हो गया आपका, फिर 2 से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 532,
और ये किसके बराबर r, और हाइट है मेरे पास 24 प्लस r। ठीक है, चलिए अगर हम इसे देखो सोल्व करते हैं तो कैसे इसे स्प्लिट करेंगे। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप कोशिश करोगे सोल्व करने की, वो तरीके मत किया करो। बेटर तरीका क्या होता है कि हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट करें जिनके बीच का गैप कितने का हो जाए, 24 का हो जाए। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एक एक करके इसके फैक्टर निकालने स्टार्ट कर दो। मेरे पास क्या है, 534 है, 32 है सॉरी, 2 से काट देंगे तो 266 आ गया, फिर 2 से काट देंगे 133 आ गया, फिर 7 और इंटू 11 होता है 7 इंटू 19 होता है 133। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, राइट। अब एक एक करके इसमें से देखो कि कौन कौन से फैक्टर ले लें जिनका गैप मेरे पास कितना बन जाए, 24 बन जाए। आप कहेंगे सर 2 और ये सारा ले लें तो ये बड़ी वैल्यू है, इनका डिफरेंस मेरे पास नहीं बन पाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा मेरे पास, 2 के बाद बड़ा फैक्टर क्या होगा, 532 का 4 होगा, तो 4 एक लेना पड़ेगा, तो दूसरा मेरे को 9 इंटू में 17 लेना पड़ेगा। स्टिल इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 24 का नहीं है। फिर अगला मैं ले सकता हूँ 7 और फिर 2 इंटू 2 इंटू में 19, स्टिल गैप मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, 24 का नहीं होगा। अगला फैक्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, अगला 14 इसका एक फैक्टर होगा, 2 इंटू 7, 14 ले लिया तो हमने देखा यहाँ पे ये बचेगा 2 इंटू में 19 दैट इज 38। एक एक करके हम चेक करते जा रहे हैं। अब इनका डिफरेंस कितना का आ गया, 24 का आ गया। अगर ये 24 का आ गया तो सेटिस्फाई कर गया या नहीं कर गया, कर गया। तो रेडियस हो गया 14 और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 38। क्या कंसेप्ट क्लियर है आपको? इस तरीके से करना, क्वाड्रेटिक बनाओगे बहुत लंबा फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, और यहीं पे बच्चे मैक्सिमम फंस गए होंगे कि इसे सोल्व कैसे करें, इस पे अटक गए फिर आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन से दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे ये रिजल्ट बन जाए। थोड़ा सा डायरेक्टली करना पड़ेगा हमें। और अगर यहाँ पे रेडियस मिल गया हमें 14, तो आप इधर सोल्व करोगे तो पाई से तो पाई वैसे ही कट रहा है आपका। ये वाली वैल्यू 66 दे रखी है आपको, तो 3 से काटूंगा तो 22 आ जाएगी। ये हो गया मेरे पास 14 इंटू 14 रेडियस का स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है 24, और इधर मेरे पास रह जाएगा ये डिनोमिनेटर में 22 आ जाएगा और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास रेडियस 1 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे इसमें जो काटना चाहे काट सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या करा, इसे 2 से ये वाला काट दिया 12 और ये आ गया मेरे पास 11। बाकी तो जब मैं रूट लूंगा, आप ध्यान से देखना, 16 से बाहर निकल जाएगा 4, 14 का स्क्वायर है तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 56 हो गया, और रूट में बचेगा 12/11। अब 12/11 मैंने इंटेंशनली रखा, मैं चाहता तो 12 में से 2 बाहर निकाल सकता था, लेकिन मेरे को ये चीज समझ में आई भाई 12 और 11 काफी ज्यादा क्लोज हैं। अगर मैं यहाँ पे 56 रूट में क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1 पॉइंट, और फिर मेरे पास लगभग 09 के आसपास कुछ जाएगा, है ना 1.09। और ये अगर आप रूट से बाहर निकालने की कोशिश करोगे 1.09 को, 1 से थोड़ा सा बड़ा है बस ये, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही बाहर निकलेगा। तो आप कहेंगे सर 56 में 1 से मल्टीप्लाई करना और उससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा? क्या 48 तो छोटा हो गया 56 से, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो यही आंसर मेरा सेट बैठ सकता है 58.5। और आप निकालोगे भी तो आप कैसे निकालोगे 1.09 का? आप कहेंगे सर इसे मैं लिख सकता हूँ 109 डिवाइडेड बाय 100, है ना, रूट के अंदर, और 100 से तो 10 बाहर निकलेगा। 109 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा आपका जब आप इसे करेंगे? तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। आप देखेंगे इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 100, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 121, इनके बीच में कहीं पड़ रहा है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो सकता है लगभग 10.4 या 10.5 के बीच में कहीं जाए। तो आप यहाँ पे 1.04 बाहर निकालेंगे, जब यहाँ रूट से बाहर निकल के ये वाली वैल्यू बनेगी 1.04 या 1.05, उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लगभग जो रिजल्ट आएगा वो 58.5 के आसपास दिखेगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक साइक्लिस्ट है जो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। अगर इसकी पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 12 है, तो हमें एक्स का मान बता दो। आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? यहाँ पे है मेरे पास 15, यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 10। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर? टोटल टाइम, टोटल स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड कितनी है मेरे पास 12, और टोटल टाइम कितना लगेगा
आप कहेंगे सर पहले 15 किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम हो गया मेरे पास 15/10। फिर 25 किलोमीटर जा रहा है 15 की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। और फिर हमारे पास रिमेनिंग 10 किलोमीटर जा रहा है x की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे और हमें अपना फाइनली आंसर बता देंगे कि क्या वैल्यू आएगी, x का मान हमें यहाँ पे बताना है। चलिए, अगर मैं इन सब का सम कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू आ गई 50। ठीक, इसे सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी। देखो इन दोनों को, ये आएगा ये 3 और ये 2, ये 5 और ये 3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 12 को इधर मल्टीप्लाई किया हमने, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अलग ले रहा हूं मैं, और ये 12 को इधर अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 120/x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मैं मर रहा हूं, मैं कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे 9 और 10 19, ये आएगा। यहां से काट दोगे तो ये वाली वैल्यू 2 आ गई। 19 इंटू में 2 38, और 38 50 में से घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, 12। तो 120/x इक्वल्स टू 12। तो यहां से 12 से काटूंगा 10, और x का मान कितना आ गया, सोल्व करके 10 आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन आई होप बची उस तरीके से। अगर मैं पूरे का एलसीएम ले लेता ना, फिर हम x में फंसे रह जाते कि यार यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले रहे हैं काटने के बाद, तो ये 6x आ गया, फिर यहाँ पे कुछ x की फॉर्म में बचेगा, फिर लंबा चलेगा। तो मैंने क्या करा, x वाले पार्ट को अलग ही कर दिया, तो जिससे कि डायरेक्टली x में ना फंसते हुए हम सिंगल वैल्यू निकाल लें अपनी। अगला सवाल हमारे पास क्या रखा है, 3 टर्म्स हैं a, 3 और b ये AP में, और 3 टर्म ये GP में है। a नॉट इक्वल्स टू b है, तो हमें बताना है a और b का मान क्या होगा। अगर 3 टर्म AP में होती हैं तो हम कहते हैं ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म बराबर होता है बाकी दोनों टर्म्स के सम के। तो a प्लस b किसके बराबर, 2 इंटू में 3, ये वाला मान आ जाएगा 6 के बराबर। अगर 3 टर्म GP में होती हैं तो हम कहते हैं मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर होता है पहली और तीसरी टर्म के मल्टीप्लीकेशन के। तो हम कहेंगे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इंटू में b के। अच्छा, हमें बताना है कि a और b का मान क्या होगा। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले तो सम 6 आना चाहिए। क्या सम 6 है 6 है 6 है 6 है। इनका a स्क्वायर बराबर होना चाहिए 3 इंटू बी के। तो भाई पहले का स्क्वायर 16, ये आएगा 30 नहीं है। इसका स्क्वायर 36, ये है मेरे पास 36, 3 इंटू 12 सेटिस्फाई कर गया। 64 42 नहीं है, 16 6 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, वरना बेसिक से करना होता तो आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती। आप कहते हैं सर a स्क्वायर 3b के बराबर है ना, तो b का मान a स्क्वायर बाई 3 आ जाता, तो आप यहां पे पुट करते हैं तो a प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और ये वाला रिजल्ट आपको क्या मिल जाता, ये वाली वैल्यू मिल जाती है आपकी 6 के बराबर। सोल्व करके आप यहाँ पे पहले a का मान निकालते हैं, फिर b का मान निकालते हैं, और आपको आंसर मिल जाता। क्लियर, क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करनी आती है, उस तरीके से होता फिर ये। चले क्या आगे, अब हम कहता है कि लार्जेस्ट नंबर है जिसे अगर हम इन तीनों से डिवाइड करें, सॉरी जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर मिलता है। तो हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ के, जो के डिजिट्स होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा। जब भी हमें ऐसा सवाल दे दे कि भाई वो लार्जेस्ट नंबर बता दो जिससे गिवन वैल्यूज को डिवाइड करके हमें सेम रिमाइंडर मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं भाई कि जो इनका डिफरेंसेस निकाल लो। मतलब 3 नंबर है ना, तो तीनों नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, आसान हो जाता है आपके लिए काम। 3 2 7 6 है, उसके बाद मेरे पास 4 2 1 2 है, और उसके बाद 5 1 4 8 है। अब जो पहले 2 नंबर है इनका डिफरेंस निकाल लो मेरे पास क्या, और जो बाद के 2 नंबर है इनका डिफरेंस निकाल लो। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 24 और 12 36 हो गई, और यहाँ पे 41 माइनस 32 9 हो गया। अगर इन दोनों का निकालेंगे तो ये 36 और 51 माइनस ये 9। हम क्या कहते हैं कि भाई अगर 3 नंबर मुझे दे रखे हैं, इन तीनों को किसी नंबर से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर मिल रहा है, तो उस केस में पहले 2 नंबर का डिफरेंस, फिर उसके आगे के 2 नंबर का डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस का जो HCF होता है वही वो नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। अगर मैं 936 और 936 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं तो ये तो 936 ही आएगा। तो यही मेरा वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। हमें इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट बताना है, तो 9 इंटू 3 इंटू में 6, तो मेरे पास यहाँ पे 3 6 18 इंटू में 9, ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 162।
क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 12,000 रुपए निवेश किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर एनम के हिसाब से, तो हमें बताना है टोटल इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के बाद। ठीक है, तो सिंपल है, 10% के हिसाब से अगर 2 साल का ब्याज लगाएंगे तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100। ये वाली वैल्यू तो आपको याद भी रहती है कि भाई ये 10 के केस में होता है 21%, और इसका 21% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो हट गई, तो एक जीरो आ गई। 12 इंटू में 1 2 1 कैरी फॉरवर्ड 24 और 1 25। क्या यही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी डायमेंशन हमें क्या दे रखी है, 60 मीटर चौड़ा है, लेंथ है, और 40 मीटर विड्थ है। हमें कहता है कि एक पाथ बनाया गया 2 सेंटीमीटर का इसके अंदर बाउंड्री से, तो हमें बताना है कि जो पाथ का एरिया होगा वो क्या होगा। तो 2 सेंटीमीटर इधर भी जाएंगे और 2 सेंटीमीटर हम इधर भी जाएंगे, फिर 2 सेंटीमीटर इधर भी जाया जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर भी जाया जाएगा। तो इस पाथ का मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी। हालांकि इसके काफी फॉर्मूले भी पढ़ाए जाते हैं, बट फॉर्मूले पे रिलाई नहीं करना, बेसिक से करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। आप कहेंगे सर एक रेक्टेंगल है, अगर 2 इधर पाथ बना दिया, 2 सेंटीमीटर इधर पाथ बना दिया, सॉरी 2 मीटर का, तो मेरे पास ये बीच में कितना बचा, जो बीच में भी एक रेक्टेंगुलर शेप ही बनेगी, तो ये 2 इधर कम 2 इधर कम, तो 60 में से 4 कम हो गया, तो ये हो गया 56। और ऐसे ही यहाँ पे जब मैं बात करूंगा विड्थ में, तो 2 इधर कम 2 इधर कम, तो 40 में से 4 कम होगा, तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी 36। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 60 माइनस 2 कर देते हैं बस ये वाला निकालने के लिए, और ये निकालने के लिए 40 माइनस 2 कर देते हैं, तो फिर गलत आंसर आता है। तो मेरे पास जो इंटरनल रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन है, एक्सटर्नल रेक्टेंगल की डायमेंशन है, पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 60 इंटू में 40 माइनस में 36 इंटू में 56 यही हो जाएगी। अच्छा, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिट डिजिट भाई दो की सेम है, यूनिट डिजिट से नहीं हो पाएगा। हालांकि कोई मुश्किल कैलकुलेशन लग नहीं रही इस क्वेश्चन में, तो पूरी भी कैलकुलेशन की जा सकती है, वरना यूनिट डिजिटल सम वगैरह जिनकी कैलकुलेशन वीक है वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2400। 36 को 6 से करूंगा 216, 21 कैरी फॉरवर्ड 5 जा 180, और यहाँ पे 201, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 84, और ये 384 है क्या, ये रहा। चले आगे। 36 का टेबल वैसे मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा हुआ है, तो आपने किया हुआ ही होगा। एक शॉपकीपर क्या करता है, अपने आर्टिकल को 40% अबव कॉस्ट प्राइस के मार्क करता है, और उस पर 2 डिस्काउंट दे देता है। देने के बाद भी उसे 54 रुपीज का फायदा होता है। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस मान लो उसका कुछ भी है, ठीक है। पहले उसने क्या करा, 40% का मार्कअप कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/5, 140% हो गया। 10% का डिस्काउंट दे दिया इस वाली वैल्यू पे, तो 9/10 रह गया। फिर इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 4/5 रह गया। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब इसमें से अगर आप कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भाई प्रॉफिट, डेट इज 54 रुपीज। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस का मान क्या होगा। सोल्व कर लेते हैं इसे, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कट रहा है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा काटोगे तो यही कटेगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू भी 5 आ जाएगी। आई डोंट, हो सकता है मेथड जो मैं कर रहा हूँ और भी बेटर किया जा सकता था इसे। 14 7 2 14 इंटू में 9 126, और यहाँ पे 125 नीचे आएगा, और यहाँ पे भी माइनस का 125 आ गया, और ये 54 के बराबर। कुछ नहीं है, ये तो 1 बन गया, आसानी है। तो यहाँ पे सीपी क्या हो गया, 125 इंटू में 54। तो मेरे को ये समझ में आया, मेरा आंसर 125 का मल्टीपल होगा। 4 ऑप्शन में 125 मतलब लास्ट की 3 डिजिट मेरी 125 से कटनी चाहिए। ये 125 से कटती है, ये भी 125 से कटता है, ये नहीं कटता और ये नहीं कटता, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। ठीक है, और चलिए सोल्व भी कर लेते हैं, काम बन नहीं रहा डायरेक्ट। तो पहले तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 250 और इंटू में 27 बचेगा। 25 इंटू में 27 क्या होता है, 675 होता है, और एक जीरो लग जाएगी।
कैसे करा 25 इंटू 27, आपको पता 26 में एक कम 26 में एक ज्यादा, 26 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो वो 676 माइनस 1 675 आया और एक जीरो। ये सारा काम 1 1 में हुआ। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास दो कंटेनर दे रखे हैं जो इक्वल कैपेसिटी के हैं, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 5:3 और यहाँ पे हमें दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1। इन दोनों को मिलाया जाता है, एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है, तो हमें बताना है कि वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा बिगर कंटेनर में। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मिल्क रेशियो वाटर दिया था और यहाँ पे वाटर रेशियो मिल्क पूछा, बस ये थोड़ा सा कैच है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिलाना है, तो पहले रेशियो इक्वल करने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर ये 8 रेशियो दिख रहा है और ये वाली वैल्यू 3 रेशियो दिख रही है, तो इसमें इन तीनों का दोनों का एलसीएम आएगा 24, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई 3 से और इसमें 8 से, तो इस वाले में 3 से और इस वाले में 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 5 3 जा 15 और यहाँ पे 8 2 जा 16 और यहाँ पे 9 और ये मेरे पास 8। मैंने चेंज कर दिया रेशियो, वाटर रेशियो मिल्क पे आ गया मैं डायरेक्टली, और ये कितना बन गया 17:31। दिस विल बी माय आंसर। इस मिक्सचर के तरह के सवाल जब भी आते हैं तो एक बार लास्ट वाली लाइन दोबारा जरूर पढ़िए, बहुत बार घुमा के पूछता है तो गड़बड़ हो जाती है। अगला सवाल बहुत सिंपल, कहता है कि भाई ये रूट्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इक्वल है, तो P और Q के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी। अगर हमारे पास क्या हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम कहते हैं b² बराबर हो जाता है 4ac के, इन केस जब हमारे अगर रूट्स इक्वल हों। अगर यही मैं यूज कर लूं और कंपेयर कर लूं, तो a हो गया 1, b हो गया p और c हो गया मेरे पास q, तो मेरे पास p का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू q, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4q, p स्क्वायर 4q के बराबर। ये आ गया आंसर। ये पढ़ते पढ़ते करने वाले सवालों में से था। अगला सवाल हमारे पास क्या था, 600 मीटर की रेस है जिसमें a ने b को 5 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया, फिर b जीत गया 20 सेकंड से। तो हमें बताना है कि भाई स्पीड क्या होगी a की, अगर हमें बताना है कि b की स्पीड क्या होगी अगर a और b की स्पीड का रेशियो कितना है 2:1। बहुत तरीके से किया जा सकता है, a की स्पीड और b की स्पीड, इनकी स्पीड का रेशियो 2:1 हो गया, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज 600 मीटर, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो गया 1:2। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, a ने b को 5 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया फिर भी 20 सेकंड से जीत गया, तो मतलब अगर a को t टाइम लगता है रेस को कंप्लीट करने में, तो b को कितना लगेगा t प्लस 5 प्लस 20, 5 सेकंड का पहला हेड स्टार्ट दिया और फिर भी 20 सेकंड और चाहिए थी रेस को कंप्लीट करने में, तो a का टाइम ये है, b का टाइम ये है, इनका टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 25 सेकंड का आ गया। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितने रेशियो है 1:1 25 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा 50 सेकंड को, तो भाई b को कितना टाइम लगेगा, सॉरी b की स्पीड क्या होगी, 600 मीटर कवर करने में 50 सेकंड लग रही है, तो 600 डिवाइडेड बाय 50 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, और ये इस क्वेश्चन का उत्तर भी है। क्लियर है, चलेंगे आगे अब हम। अगर आपको दूसरे तरीके से करना था, आप रेशियो मेथड से नहीं करना चाहते तो भाई क्वेश्चन करने के हजारों तरीके होते हैं। आप बेसिक इक्वेशन बना के भी कर सकते थे, भाई इनका टाइम का गैप आपको दिख रहा है क्या है 25 सेकंड है, तो a को टाइम कम लगेगा b को ज्यादा लगेगा, तो b का टाइम क्या होगा, आप कहेंगे सर b का ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है 600 डिस्टेंस कवर करना है, a और b की स्पीड का रेशियो कितना है, a का 2x है तो b का x मान लेते हैं, स्पीड का रेशियो है ना, तो आप कहेंगे सर 600, b को b x की स्पीड से कवर करेगा तो इतना टाइम लगेगा, a किस स्पीड से करेगा सेम डिस्टेंस को कवर, आप कहेंगे सर 2x की स्पीड से, इनका जो टाइम का डिफरेंस है वो किसके बराबर है 25, सोल्व करो और x का मान निकाल लो, यहां से भी आपको x मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है वही करना है, ये भी कर सकते हो, जनरली वो मेथड आसान रहता है, उस पर पकड़ रहती है, ये कई बार सोचने में टाइम लग जाता है। अगला सवाल कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है PQR, जिसके अंदर अगर PQ और PR को आगे बढ़ा दिया तो ये SNT तक हमने बढ़ा दिया, जो बाइसेक्टर हैं इसके XQR के और TRQ के ये O पॉइंट पे जाके मिलते हैं, एंगल P हमें यहाँ पे 72 डिग्री दे रखा है, तो हमें बताना है एंगल QR, इसका मान क्या होगा। भाई ये होता है मेरे पास एक्सटर्नल
एक्स सेंटर बोलते हैं इस पॉइंट को हम। और अगर मेरे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा दे रखा हो तो इसका मान होता है 90 माइनस एंगल पी जो दे रखा है डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ऐसे अगर इन सेंटर होता मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसके इंटरनल बाइसेक्टर का हम बनाते हैं तो ये होता है मेरे पास 90 प्लस ये वाला एंगल डिवाइडेड बाई 2। ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमें ये निकालना है जो एक्स सेंटर बन रहा है उसका मान निकालना है, तो वो होगा 90 माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये 36 90 में से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 डिग्री आ जाएगी। चले आगे पढ़ते पढ़ते करने वाला सवाल। एक ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा था, 27% लोग ही सही कर पाए। कहता है tan अल्फा इक्वल्स टू n tan बीटा sin अल्फा इक्वल्स टू m sin बीटा है। तो मेरे पास sec स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि कौन सा सेट बैठेगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और देखो इस तरह के सवालों में बेसिक से करोगे ना बहुत लंबा चला जाता है, सोल्व कर पाना मुझे तो पर्सनली लगता है मुश्किल है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास अल्फा एन बीटा और एम, मेरे पास कितनी 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 4 वेरिएबल दे रखे हैं। तो 2 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो, तो हम कुछ भी मानेंगे। और फिर हम सेक स्क्वायर अल्फा का मान निकालना, तो अल्फा का कोशिश करेंगे खुद से ना रखें, बाकी तीनों में से कोई एक वेरिएबल खुद से रख लेंगे, बाकी मतलब 2 वेरिएबल अपने मर्जी से रख के अपना आंसर निकाल लेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब हम वैल्यू रखेंगे भी तो हम इस तरीके की वैल्यू रखेंगे कोई कहीं भी मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो वाली फॉर्म ना बन जाए। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जीरो वाली फॉर्म को अवॉइड करेंगे जो भी हम वैल्यू रखेंगे। तो पहला आपके दिमाग में आएगा सर ये सिंपल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखो अल्फा को चेंज नहीं करना चाहते तो यहीं से स्टार्ट करो, एन को 1 कर दो और बीटा को 45 कर दो। तो कितना आसान हो गया मेरे लिए। आप कहेंगे सर tan अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 इंटू tan 45 1। तो ये मेरे पास tan अल्फा का मान 1 आ गया, तो मतलब अल्फा का मान भी 45 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पे साइन अल्फा क्या हो गया, साइन 45, साइन बीटा क्या हो गया, साइन 45, कट जाएगा तो m का मान भी 1 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे n का मान भी 1 हो गया और m का मान भी 1 हो गया, अल्फा और बीटा 45। तो अब यहाँ पे अगर ये 45 रखा तो मेरे पास सेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ये होता है मेरे पास 2/√3 मतलब 4/3। अब 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ये 4/3 मैच करेगा हमें ये भी देखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर देखो ये 1 है ये भी 1 है, तो ये 0/0 की फॉर्म आ गई। तो एक तो ये हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में कि ये आंसर होगा या नहीं होगा। ये मेरे पास 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2/2 ये तो आ गया 1/1। भाई 1 है क्या मेरा आंसर, नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बारे में मैंने कहा डाउटफुल है, पता नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे 0/0 की फॉर्म आ गई तो फिर डाउटफुल हो गए। और 1 + 1 1 + 1 ये अगेन मेरे पास 2/2 1 बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे को ये चीज तो समझ में आई भाई आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा, नहीं होगा। लेकिन हमारी कोई मेहनत का फायदा नहीं मिला। हमने जो इतनी सारी मेहनत करी, वैल्यू रख के भी सोचा भी, इजीएस्ट वैल्यू रखी, लेकिन हमें अपना आंसर नहीं मिल पाया बाय लक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ और चीजें सोच सकते हैं इसमें वैल्यू रखने के लिए। क्या चीज सोच सकते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे अब इसे इतना सिंपल ना करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देख लो, मतलब थोड़ा सा और बेटर ऑप्शन की तरफ जाओ कि हम और क्या रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा और बीटा को मैं अलग अलग कर दूंगा तो एन और एम भी अलग अलग आएगा। चलो मैंने क्या करा, यहाँ पे बीटा का मान है तो इसे 45 ही रखते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 1/√2 बनेगी। अब साइन अल्फा ये है, भाई आप ये बताओ कि m का मान क्या रख दूं कि साइन अल्फा का मान मेरा वही आ रहा है जो गिवन दिए रखे हैं 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 60 या 45। तो आप कहेंगे सर अगर m को भी मैं 1/√2 रख दूं तो उस केस में ये 1/2 बन जाएगा, तो अल्फा का मान मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे 1/2 क्या होता है 30 डिग्री पे। अब अल्फा 30 डिग्री हो गया तो ये हो गया 1/√3 और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, tan बीटा है तो 45 पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा। मेरे को n भी मिल गया। हेलो चारों वेरिएबल्स के मान अब अलग अलग मेरे को दिख रहे हैं, तो मेरे को लगता है 0/0 की फॉर्म बनेगी नहीं, बस 2 में ही चेक करना है मेरे को, क्योंकि 2 में पहले ही ट्राई कर चुका हूं। अब यहाँ पे अल्फा आया था मेरा 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 45 डिग्री वाले में मैंने पीछे थोड़ी सी गलती कर दी थी। सेक स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को 1 1 मिल रहा था तो वो कट रहा था, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। शायद मैंने 30 डिग्री वाली वैल्यू रख दी थी यहाँ पे।
अगर sec स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 2/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/3। ठीक है, पिछली बारी में अलग था, लेकिन हाँ हमारा मैच भी नहीं कर रहा था। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब n और m मिल गया, n है 1/√3 और m है 1/√2, पुट कर दो 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 1/3 -1, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास -1/2 ऊपर आया और यहाँ पे -2/3 आया, तो ये वाली वैल्यू तो आ गई 3/4। क्या मेरे को 3/4 चाहिए? नहीं चाहिए, हमें तो 4/3 चाहिए, तो कट गया। तो आंसर लॉजिकली यही होगा। आप चाहें तो ट्राई कर लो। आप कहेंगे सर n है तो 1/3 -1 और यहाँ पे 1/2 -1, तो ये मेरे पास -2/3 है और यहाँ पे -1/2 है, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4/3। सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास इनफ टाइम हो। अगर आप सोचे 30 सेकंड में 45 सेकंड में करने वाला सवाल है तो नहीं है ये। अगला सवाल कहता है a + b + c इसके बराबर, a रेशियो b + c का रेशियो दे रखा है, b रेशियो a + c का रेशियो दे रखा है, हमें बताना है c का मान क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, जब भी इस तरह का सवाल है मेरे पास क्या है, एक इक्वल टू, दूसरा इक्वल टू, तीसरा इक्वल टू, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो किसी भी वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, हमें पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा। तो a + b + c तो दे रखा है, इन दोनों में कॉमन क्या है? आप देखेंगे अगर रेशियोज को सम कर दूं तो कंबाइंड रेशियो क्या बनेगा, a + b + c, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे b + a + c किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 14 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेशियो को सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 14 से मल्टीप्लाई और इसमें 13 से मल्टीप्लाई, अब मेरे पास रेशियो सेम हो गए। आप कहेंगे सर यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे a रेशियो किसके बराबर बन गया, 14 इंटू में 4 कितना हो गया 56। यहां पे मेरे पास b रेशियो का मान निकल रहा है, b रेशियो कितना बन गया 3 इंटू में 13 39, और c रेशियो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर a + b + c, क्योंकि c डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा। ठीक है, a और b मिल गया, तो आप यहां से भी कर सकते हैं कि भाई b + c 9 इंटू 14 होगा, तो वैसे निकाल लो, वरना a + b + c से ज्यादा सही है। a + b + c कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 13 इंटू में 14, 14 3 जा 42, 4 कैरी फॉरवर्ड 182, ये हो गया a + b + c, और यहां से अगर c निकालूंगा तो दिस में से इन दोनों को घटा देंगे सम करके, तो ये हो गया मेरे पास 65, 95 इसमें से घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी 87। ये आ गया मेरे पास c रेशियो। एक तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 87 का मल्टीपल होगा। 87 मतलब 3 इंटू 29 आप देख सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है और 29 से भी कट रहा है? 29 का टेबल थोड़ा मुश्किल होता है, चेक करना मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, हमें a + b + c का मान दे रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है 182 रेशियो के। तो 87 रेशियो का मान बताना है, तो 87 इंटू में 2184 डिवाइडेड बाय 182, ये मेरे को सोल्व करके बताना है। क्या रिजल्ट आएगा? पहले तो यहाँ पे 29 आ गया, 3 से काट दिया, और ये वाली वैल्यू 60 182, ये तो 3 से कटेगा नहीं, सॉरी रियली सॉरी, तो ये 29 से भी ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, है ना? तो ये मेरा कॉमन आ गया, तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इससे कटेगा। पहले तो आप देखेंगे 1 टाइम जाएगा, और फिर अगर मैं 1 टाइम कर रहा हूं तो ये फिर 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम जा नहीं पाएगा, तो 12, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12 7 जा 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 12 8 जा 96 प्लस 8 104, सॉरी 96 प्लस 8 होगा 1044। अगला सवाल कहता है एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल C हमें क्या दे रखा है 72 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? पहले आपने बाइसेक्टर ले लिया, मतलब वो मिडल पॉइंट ऑफ द साइड। अब इससे एक सीधी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया आपने, ये R पॉइंट पे हमने बनाया है जो कि BC को कट करता है एट पॉइंट P। अगर PAC हमारे पास क्या है, ये वाला कोण 44 है, तो हमें मान बताना है ABC का, ABC मतलब ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने क्या कहा भाई, ये 44 है,
ये वाला मान मेरे पास 72 है। अच्छा, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, क्या ये मेरे पास यहाँ पे, यहां से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है ना, तो क्या होता है मेरे पास, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा? अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जिस तरीके से डाल पा रहा हूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो होता है जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका बाइसेक्टर की तरह भी काम करता है ना, फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। समबाहु त्रिभुज में ही तो होता है, समबाहु समद्विबाहु। चलो ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ये, ठीक है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप कहेंगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये वाला कोण मैं निकाल सकता हूं, अगर ये पूरा कोण मिल जाए और ये मिल गया, ये 90 है तो ये वाला कोण निकल सकता है। ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं, तो सोल्व कर लेते हैं भाई। आप कहेंगे सर ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये वाला कोण मेरा किसके बराबर, पूरा का पूरा 44 प्लस 72 के बराबर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 116। अच्छा, ये वाला कोण किसके बराबर, 116 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 58 के बराबर हो गया। अब यहां पे मेरे पास इस ट्राइंगल को देखो, मैं दोबारा बनाता हूं, ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ये है मेरे पास 58, ये है 90, तो इसका मान बताना है। आप कहेंगे सर ये 90 तो इन दोनों का सम 90, ये 90 से कितना कम है, 32 कम है, तो यही मेरा साइड का मान आ जाएगा 32। चले आगे, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ 26% लोग इसे ठीक कर पाए। क्या था, a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई दे रहा है, फिर b बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई सी ऐसा दे रखा है, और फिर उसकी वैल्यू निकालो। थोड़ा अच्छा सवाल है, आपको ध्यान से करना। देखो पहले मेरे को ये वाली वैल्यू दे रखी है और इसी की सारी वैल्यूज के स्क्वायर का सम हमसे पूछा है। हालांकि यहाँ पे दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से रख भी सकते हो, बट इट में क्रिएट सम कंफ्यूजन। इससे बेटर है कि हम बेसिक से पूरा करने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करता हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वही काम अगर मैं कर दूं तो मेरे पास आएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन दोनों का a बाई बी इंटू बी बाई सी करूंगा तो मेरे पास b से b कट जाएगा तो a बाई सी बचेगा। फिर आगे प्लस 2bc मतलब 2xy, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो c से c एलिमिनेट होगा और b बाई a बचेगा मेरे पास। और फिर ca, इधर देख लो, इधर स्क्वायर है, कंफ्यूज मत हो। तो जब a बाई बी इंटू सी बाई ए करूंगा तो a से a एलिमिनेट, तो c बाई b बचेगा। ये किसके बराबर आ गया, ये इसका होल स्क्वायर था, मतलब 169 के बराबर आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो जल्दी से, इसका मान बताना है। इसका मान ऑलरेडी गिवन है 9 है ना, और ये इसके बराबर दे रखा है, तो 9 टू जा 18, 18 169 में घटा देंगे तो 169 माइनस 18, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 151 आ गई। चलें आगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पर्सन ना दो आइटम बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस 1200 रखता है। एक को 20% गेन पे बेचता है और दूसरे को 20% के लॉस पे बेचता है। तो हमें बताना है ओवरऑल गेन या लॉस कितना होगा उसका। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, आप चाहें तो बेसिक से रेशियो मेथड से करें, वरना डायरेक्ट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक अप्रोच तो रेशियो मेथड से आप ये करते हैं कि भाई मेरे पास क्या हो रहा है, पहले हमने कहा कि गेन हो रहा है पहला आइटम पे, आइटम ए है और बी है। 20% का गेन का मतलब हो गया 5 रुपए का बढ़ रहा था, हम 6 का बेच रहे हैं, है ना। सेकंड केस में 20% का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, तो उस केस में आप कहेंगे सर 5 रुपए का पड़ रहा था तो एक के लॉस पे बेचेंगे तो हम इतने का बेचेंगे। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये 4 है और ये 6 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से, तो अब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इसका 12 हो गया, ये मेरे पास 5 3 जा 15 हो गया, यहाँ पे 12 और ये मेरे पास 10 हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का 12 रेशियो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस सेम था, ये 1200 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर हो गया। एक रेशियो 100 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2 का, यहाँ पे लॉस हो रहा है 3 का, तो नेट क्या हो गया, 1 का लॉस हो गया। एक रेशियो किसके बराबर,
-1 इंटू में 100, तो ये हो गया 100 रुपीज का लॉस। एक तरीका तो ये हो सकता है जो रेशियो मेथड से काफी बच्चे करते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्ट जो अगर करना हो आपको, क्योंकि ये तो सिंपल वैल्यूज थी हमने कर लिया, कई बार ऐसी सिंपल वैल्यूज नहीं रहती हैं, ठीक है, जो परसेंटेज है थोड़ा डिफरेंट दे देता है, तो उसमें कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर मेरे पास 1200 रुपए है ना सेलिंग प्राइस, ठीक है, पहला मैंने 20% के क्या बचा, गेन पे बेचा, तो कॉस्ट प्राइस को अगर 100% मान लेते हैं तो सेलिंग प्राइस 120%, तो आप कहेंगे सर ये 120% का मान है तो एक का मान हो जाएगा इतना, है ना, और फायदा कितने का था, 20% का, तो प्रॉफिट निकालने के लिए 20 से गुना, तो पहले पे प्रॉफिट हो गया मेरा इतना। सेकंड पे बात करते हैं, 1200 रुपए का बेचा, 20% के लॉस पे बेचा, तो 100 माइनस 20 ये हो जाएगा 80, 80 का मान इसके बराबर है, हमें किसका मान, लॉस का मान बताना है, तो यहाँ पे 20% का लॉस है तो -20। ऐसे भी करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू में 20, सॉरी 10 इंटू में 20, 200 प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो 4, इससे काटूंगा तो माइनस का 300 मिल जाएगा और आपके पास -100। एक तरीका ये होता है जिससे डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हम यूज करते हैं, मुश्किल वैल्यूज पे, मुश्किल क्वेश्चंस में ये ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि वहां रेशियो मेंटेन करना मुश्किल होता है, वरना आपके पास ये मेथड भी है। कुछ लोग जो गलती कर सकते हैं इस सवाल में, वो क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं सर एक बार 20% का फायदा और एक बार क्या हो रहा है 20% का नुकसान, तो ओवरऑल क्या होगा हमारे पास, ओवरऑल लॉस हो जाएगा हमारा 20 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 100%, तो ये आप कह सकते हैं कि सर ओवरऑल लॉस हो गया मेरे पास 4% का, है ना, 4% का ओवरऑल लॉस है। अब इस तरीके से कैसे करेंगे, जो लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है, आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। क्या आपको दोनों के कॉस्ट प्राइस पता है, नहीं पता, आपको दोनों के कंबाइंड सेलिंग प्राइस जरूर पता है। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस 1201 का है तो दो के कितना हो गया, 2400 हो गया। 4% के लॉस पे ओवरऑल लॉस हो रहा है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 96। अगर दोनों के कंबाइंड कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कंबाइंड कितना हो जाएगा भाई, 96 रेशियो हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 96, ये एक रेशियो का मान आ गया। लॉस कितने का था, 4 का था, तो इनटू में 4 कर देंगे। इससे भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश ज्यादा है कि जिन लोगों के कंसेप्ट वीक होते हैं वो फंस जाते हैं। आप कहेंगे सर 4 से काटूंगा तो ये 24 से इसे काटूंगा तो ये बचेगा 100। अच्छा नेगेटिव क्योंकि लॉस था -4 का तो ये मेरे पास -100 आएगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है, इट्स अप टू यू आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। मल्टीपल मेथड एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सिखाता जा रहा हूं जिससे कि कभी फंसो ही ना आप, कैसा भी सवाल एग्जामिनर बना ले। एक कंपनी में 50 इंप्लॉइज है, जूनियर सीनियर और मैनेजरियल स्टाफ के जो डेली वेजेस हैं वो इतने दे रखे हैं, जो नंबर ऑफ जूनियर सीनियर और मैनेजरियल स्टाफ है उसका रेशियो दे रखा है। हमें बताना है कि एवरेज मंथली सैलरी क्या होगी अगर हम ये माने कि एक महीने में 30 दिन काम किया जाता है। तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ इंप्लॉइज का रेशियो कितना है, 3:5:2। आपको पता है एवरेज में एक्चुअल टोटल इंप्लॉइज मैटर नहीं करते, उनका रेशियो मैटर करता है, तो एवरेज हो गया ये, ठीक है। पर इंप्लॉय की सैलरी कितनी है, आप कहेंगे सर 500, 800 और 1200 है, तो पर डे एवरेज वेज निकाल सकते हैं क्या, पर डे एक पर्टिकुलर पर्सन की इतनी इतनी सैलरी है, उनका रेशियो ये है नंबर में, तो एवरेज सैलरी अगर आप निकालेंगे तो इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। वरना डेविएशन कंसेप्ट भी लगा सकते हैं बट आपके ऊपर है। तो एवरेज पर डे वेज निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 3 × 500 प्लस 5 × 800 प्लस 2 × 1200 डिवाइडेड बाय कितना, 5 और 3 8 और 2 10, ये एक दिन का हो गया। मंथली निकालना है तो 30 से गुना कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 0 तो ये 3 रह जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो वहां से भी चेक किया जा सकता है, जैसे 3 से ये नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, नहीं बनी बात। ये 15 आया, ये 40 प्लस 15 55 प्लस 24 59 79 इंटू में 3 237 और फिर 2 0। दिस विल बी माय आंसर। अगला सवाल
ये अगर x के बराबर है और x एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें बता दो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या हो। सिंपल सोल्व करने वाले तरीके, जैसे 0.24 फैक्टोरियल क्या होगा, हम कहते हैं जब इस तरीके के फ्रैक्शन को सोल्व करना हो तो आप पूरे नंबर को एक पूरे संख्या है, देखो पॉइंट भूल जाओ, फ्रैक्शन भूल जाओ, मतलब बार भूल जाओ, तो पूरा नंबर क्या बनेगा, पॉइंट और बार भूल गया तो मैं, ये बनेगा 24। फिर इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, बार से इधर जितनी भी वैल्यू जो पॉइंट भूल के जो भी बने वो घटा दो, तो वो तो बना 0 डिवाइडेड बाय, फिर हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज पे बार है, आप कहेंगे सर 2 वैल्यू पे बार है, जितनी वैल्यू पे बार होता है पॉइंट के बाद उतने क्या करते हैं हम, उतने नाइन्स लगा लेते हैं, तो 2 लगा दिए। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, वो तो एक भी नहीं है, तो ये एडिटिव रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.24 बार, इसके बराबर। अगला है 3.6 बार, ऐसे हम इस पे करेंगे, आप कहेंगे सर पहले तो पूरा नंबर एडिटिव लिख दो 36, फिर उसमें से जिस वैल्यू पे बार नहीं है वो है 3, तो इसमें माइनस घटा दो 3 डिवाइडेड बाय, पॉइंट भूल गए थे यहाँ पे। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार है भाई, एक वैल्यू पे बार है, तो वो वैल्यू आ गई मेरे पास ये, ठीक है 9, जितनी वैल्यू पे बार हो तो 9 लिख देते हैं, जितनी वैल्यू पे बार नहीं है पॉइंट के बाद वो एक भी नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को डिवाइड करना है और हमें अपना क्या बता देना है, रिजल्ट बता देना। क्लियर। अगर मैं इसे एक तरीके से आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखूं, मान लो मेरे पास नंबर है ए बी पॉइंट सी डी ई पे बार, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का नंबर हो तो इसे मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिखता हूं, पहले आप लिखते हैं ए बी सी डी ई माइनस जिस पे बार नहीं है, पहले पूरा आइडेंटिटी लिख दिया, जिस पे बार नहीं है वो लिख दिया ए बी सी डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज पे बार है, 2 वैल्यू पे बार है तो 2 9 लग जाएंगे, कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, एक पे, तो ये, तो इसकी फॉर्म बनेगी ये याद रख लेना, बस इतना कर लिया तो सारे आराम से बना लोगे। अब इसे सोल्व करने में तो भाई कोई बुराई नहीं है, 24 डिवाइडेड बाय 99 है, तो 3 से कट जाएगा तो मेरे पास 8/33 बचेगा, और यहां पे डिनोमिनेटर में फिर से 33/9 है, 3 से कट जाएगा तो 11/3 बचेगा, और यहाँ पे अगेन इस 3 से 33 काटेंगे तो 11, तो 8/11 इंटू 11 121, हमें क्या बताना था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम, तो 8 प्लस 121 दैट इज 129, ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास एक लाइन दे रखी है, कहता है इसके ऊपर 2 पॉइंट है, 3,5 है और मेरे पास 9,11 है, एक पॉइंट के है, इसके बीच में कोई पॉइंट होगा जैसे 2:3 में इंटरनली स्प्लिट करता है, तो हमें बताना है कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा, एक तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके लिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो मैं कहूंगा x का मान क्या होगा, 2 में 9 से गुना, 3 में इसके x कोऑर्डिनेट से गुना, तो 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, तो 2 प्लस 3, तो 18 प्लस 9 27/5 आ गया x कोऑर्डिनेट, 27/5 तो एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा, ये सेक्शन फॉर्मूले से हमने कर लिया, ठीक है। y का ऐसे निकालते तो आप कहते हैं सर y में भी कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे इस 2 रेशियो में x कोऑर्डिनेट से करा था, y कोऑर्डिनेट से कर दो, तो 2 इंटू में 11, 3 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 एडिटिव रह जाएगा, ये हो गया 37 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया बेसिक भाई सेक्शन फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं फॉर्मूला तो ये क्या है, x1 y1 x2 y2 और यहां पे पॉइंट है मेरे पास p जिसे मैं लिख सकता हूं xy, ये किस रेशियो में, m रेशियो n में अगर ये बांटता है तो हम कहते हैं भाई x होता है m1 m2 कर दो इस, या m रेशियो, चलो ठीक है, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m प्लस n, या m और n की जगह m1 m2 कर दो, वो ज्यादा क्लियर रहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होता है x कोऑर्डिनेट। ऐसी y निकालते हो तो m1 y2 प्लस
m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये होता है। ये फॉर्मूला बस मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये फॉर्मूला याद भी नहीं कराता, मैं कहता हूँ इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो ये मैंने करा मैं कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नए पढ़ रहे होंगे तो उन लोगों के लिए बता दी, क्योंकि उन्होंने वैसे ही पढ़ा होगा। वरना डायरेक्ट तरीका क्या होता है, आप कहते हैं सर ये दोनों क्या है, ये 3 है और ये 9 है, इनके बीच में गैप कितने का है, 3 और 2 5 का है। तो मेरे पास 5 रेशियो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताओ। 9 में से 3 को घटा दो तो ये आ गया मेरे पास 6। एक रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये कितना है, 2 रेशियो, तो 2 इंटू में 6/5। ये जोड़ दो किसमें, इस 3 में, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 27/5। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हम वाई निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ी मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए आपको लग सकता है कि थोड़ा मुश्किल सा हो गया, वरना बहुत इजी हो जाता है इससे विदाउट फॉर्मूला जब हम करते हैं। कहता है 3 साल पहले जो पी क्यू आर की एवरेज एज थी वो इतनी थी। अभी से 3 साल आगे बढ़ जाए तो पी और आर की जो एवरेज एज है वो इतनी होगी। तो क्यू की एज बतानी है अभी से 5 साल आगे। 3 साल पहले अगर इनकी एवरेज एज इतनी थी तो अभी कितनी होगी, +3 कर दो, एवरेज एज है ना, तो 30 हो जाएगी। तो सम कितना हो जाएगा अभी का, ये हो जाएगा 30 इंटू में 3 90। 3 साल आगे पी और आर की एवरेज एज होगी 30, तो अभी कितनी होगी, -3 कर दो तो 27 इंटू में 2, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 54। ये इनका सम आ जाएगा एज का। हमें बताना है क्यू की एज 5 साल के बाद, मतलब क्यू +5 का मान बताना है। तो आप इन दोनों में से इसमें से इसे घटा दोगे तो क्यू मिल जाएगा। वो वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 90 - 54 दैट इज 36 +5, ये आ गया 41। ठीक है। अगला सवाल, पॉजिटिव डिफरेंस बताना है बिटवीन द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। जब भी कोई डेटा इस तरीके का दे रखा हो, सभी ने 84% लोगों ने सही किया है। पहले मीडियन निकालते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर दो। तो मेरे पास 8 से शुरुआत करते हैं, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर मेरे पास दोबारा 8 आ गया, फिर मेरे पास यहाँ पे 11 है, फिर 12 है, फिर से मेरे पास 8 आ गया, फिर मेरे पास 13 है, 14 है, फिर मेरे पास यहाँ पे 10 है, फिर मेरे पास 8 और 15। तो 8 हो गया और यहाँ पे ये हो गया 15। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। एक एक चीज मैटर करती है किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये मोड हो जाएगा, 4 बार रिपीट कर रहा है, बाकी कोई संख्या 4 बार नहीं आ रही, तो 8 हो गया मेरा मोड। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। जब काउंट भी कर रहे हो तो ट्रैक रखा करो, बीच में जो लगे 6 लिख दिया मैंने, मेरे को याद रहेगा 6ठे नंबर की है। 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 12। तो मेरे पास मीडियन क्या होता है इवन वाले केस में, तो n/2th टर्म मतलब 6th प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 6th और 7th का एवरेज, 6 10 है, 7th भी 10 है, तो मेरे पास मीडियन कितना हो गया भाई, मीडियन तो इन दोनों का 10 और 10 का एवरेज 10 ही आएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 2, पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है तो 2 आंसर। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करोगे इस तरीके से करोगे तो। एक बॉक्स के अंदर 5 लाल, 4 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल है। 2 बॉल रैंडमली निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें बताना है कि जो बॉल निकाली गई वो सेम कलर, क्योंकि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सवाल तो डायरेक्टली हो जाता है। आप कहेंगे सर हो सकता है दोनों बॉल रेड की निकाली हो तो 5 में से 2 चूज करनी है, 5C2। दोनों बॉल ग्रीन की निकाली हो तो 4C2। दोनों बॉल ब्लू की निकालनी है तो कितने केसेस बनेंगे, 3C2। इस तरीके से मैं चूज कर सकता हूं। अब टोटल कितनी बॉल्स है मेरे पास, 5 और 4 9 और 3 12। 12 में से 2 निकालने हैं, तो 12 में से 2 निकालने के टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 12C2। दोनों रेड निकालने के इतने केसेस बनेंगे, दोनों ग्रीन निकालने के इतने और दोनों ब्लू निकालने के इतने। तो दोनों सेम कलर की बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो ये या फिर ये या फिर ये। जब या वाला पार्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, प्लस और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस, खत्म हो गया। अच्छा, NCR क्या होता है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और शॉर्ट तरीका क्या होता है इसे करने का, जब हम लिख रहे होते हैं, जैसे ये मेरे को 5 - 2 दे रखा है, तो ऊपर आपको कुछ नहीं करना, जितना इन दोनों में देख लो छोटा या बड़ा कौन सा है। जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2, ठीक है, ये छोटी वैल्यू है 2। तो आप क्या करो, 5 को 5 फैक्टोरियल लिखते हो ना, तो 2 डिजिट ले लो बस उसकी, जैसे 5 और 4।
यहाँ पे नीचे 2 था तो मैंने 2 ही वैल्यू ली और डिवाइडेड बाय सिर्फ 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाना, बस 2 वैल्यू लिख ली। यहाँ पे फिर से 4 से 2 है तो 4 और 3, 2 वैल्यू लिख दी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे मेरे पास 2 है तो आप इनका डिफरेंस बेसिकली देखना होता है कि कौन सा है। जैसे यहाँ पे 3 - 2 क्या हो गया 1, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप सारी वैल्यू लिखो, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, एक है डिफरेंस, या तो 1 वैल्यू लिख लो या फिर 2 वैल्यू, इट विल डिपेंड ऑन यू हाउ यू शुड गो फॉरवर्ड, या फिर जैसा भी हम चल रहे थे वैसे ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 था ना तो 2 वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 3 × 2 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस वाला आपको कंफ्यूज कर देगा अभी बिगिनर लेवल पे जो बच्चे हैं। तो हमने इतना लिख दिया। ऐसे 12 से 2 है तो यहाँ पे 2 है ना, तो 12 × 11, 2 वैल्यू लिखेंगे बस डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आप देखेंगे सब जगह मेरा ये 2 फैक्टोरियल तो भाई फालतू का बीज बना हुआ है, कट गया। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 20 + 12 32 + 6 38, और नीचे क्या आ गया 11 × 12। अब देखो 38 भी मेरा 2 से कट जाएगा तो ये 19 आ गया, और नीचे 6 × 11 66, ये आंसर आएगा। 27% लोगों ने सिर्फ सही किया। कहता है पी और क्यू साथ मिलके एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर साथ मिलके सेम काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, और पी क्यू और आर तीनों साथ मिल जाएं तो सेम काम को 8 दिन में करते हैं। कितने दिनों में पी और आर साथ मिलके काम का 40% कर देंगे। तो सबसे पहले तो भाई ये टाइम दे रखा है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 18 और 8। तो भाई पहले तो 12 और 18 का निकालेंगे तो 36 × 2 72 बनेगा इनका एलसीएम। तो टाइम इतना है तो एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9, है ना। पी क्यू आर इनका मिल गया। हमें बताना पी और आर मिलके, पी और आर की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है कि हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं इन दोनों को सम कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है P + 2Q + R, और ये क्या है मेरे पास P + Q + R। तो इसमें से अगर मैं इसे घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में से 9 घटाया तो 1, तो Q की एफिशिएंसी आ गई 1। अगर Q की एफिशिएंसी 1 आ गई तो भाई P और R की बताओ, ये 1 हो गया तो P + Q + R 9 है, तो P + R की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 - 1 8 हो गई। टोटल काम का कितना करवाना है 40%, तो 72 × में 4/10, टोटल इतना काम कराना है। एफिशिएंसी पी और आर की कितनी है 8, कितना टाइम लगेगा, 8 से काटूंगा 9, 9 4 = 36 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3.6। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि हमारे पास 496 कॉइन्स हैं जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, और इन्हें 13:4:2 में इनकी क्या है वैल्यू है। तो हमें बताना है कि 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे। आप एक कंसेप्ट ध्यान से समझना, हम पढ़ते हैं टोटल वैल्यू किसके बराबर होता है, जो भी टोटल अमाउंट हमारे पास बना है, टोटल वैल्यू बनी, वो मेरे पास बराबर होता है वैल्यू पर कॉइन इनटू में नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास क्या है 5 रुपए के सिक्के हैं, तो एक कॉइन का वैल्यू कितना हो गया 5 रुपए, और मेरे पास मान लो 50 सिक्के हैं इसके, या 10 सिक्के हैं, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 10, तो टोटल वैल्यू मेरी कितनी बनेगी, ये बनेगी 50। इसी तरीके से हम कंसेप्ट को यूज करते हुए सारे सिक्के वाले सवाल करते हैं। अब हमें क्या दे रखा है कि भाई इनकी जो है ना सिक्के कितने कितने रुपए के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 20 पैसे का सिक्का है। तो 1 रुपए के सिक्के को 1 लिख सकता हूं, 50 पैसे के सिक्के को 1/2 इसकी वैल्यू लिख सकता हूं। वैल्यू पर कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू पर कॉइन मतलब एक कॉइन की वैल्यू कितनी है 1 रुपया, आधा रुपया, और 20 पैसे को 1/5, ये हो गई वैल्यू पर कॉइन। ठीक है, हमसे दे रखा है टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यूज इन सिक्कों की दे रखी है हमें 13:4:2। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि भाई 1 रुपए के सिक्के कितने हैं। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स किसके बराबर होगा, क्या मैं यहां से अगर टोटल वैल्यू में वैल्यू पर कॉइन को डिवाइड कर दूं तो क्या नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें से ये डिवाइड कर दो
तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू जो देगा ये दे देगा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, कि भाई 1 रुपए के कितने, 50 पैसे के कितने, 20 पैसे के कितने सिक्के। तो इनका रेशियो मेरे पास 13:8:10 आ गया। टोटल कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 31 रेशियो, ये किसके बराबर दे रखा है 496 के, है ना। अगर ये 496 के बराबर तो 1:31 से काटूंगा 1 जा 186 6 जा, तो 1:16 के बराबर। हमसे पूछा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भाई 1 रुपए के कितने रेशियो सिक्के हैं 13, तो 13 इंटू में 16 208, ये आंसर आएगा। थोड़ा ध्यान से करने वाला था, अच्छा सवाल था। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे 35 के 35 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, काफी मेहनत से मॉक बनाए गए हैं, उनका सोल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, अपना टाइम निकाल रहा हूँ, जहाँ पे और चीजों पे मुझे इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, फिर भी मैं आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा करें, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे तो सिलेक्शन लेंगे, तो नाम रोशन करेंगे आरआरबी का, और बताएंगे कि सर हमारा सिलेक्शन आपसे पढ़ के हुआ और हमने इस तरीके से चीजें करी, ठीक है, और आगे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। बाकी जो लोग सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो वो आरबी से ऑफिसर बैच के थ्रू अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, जिसमें सारे टियर 1 टियर 2 सारी टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा आपको एक ही कोर्स के अंदर। और इवन अगर आपको खाली टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज का प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ टारगेट ग्रुप एक स्टार्ट हुआ था, जिससे डेली टारगेट दिए जाते हैं, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। दूसरा टारगेट ग्रुप आपका 16 को सीजीएल, 15 को सीजीएल की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड कोर्सेज अवेलेबल है आरबी एप्लीकेशन पे। ऑफिसर बैच हो गया, मैथ्स कोर्स हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने पसंदीदा कोर्स को चूज करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।